चलो। हाँ, क्या कुछ दिक्कत हो गया? क्या दिक्कत हो गया आपको? अरे रे रे, आप पे चला गया है? ना 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 ना, वो गलत से गलती चला गया, 12th वाले को भेजना था। कल गया था। नहीं, उसको मत लिखिएगा। उसको भी मत लिखना। और कुछ है? हम डिलीट कर देंगे। अच्छा, क्लासरूम में सब लोग आ गए हैं? क्लासरूम जो ऐप है, चलिए। तो अभी जैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था वो समझिए। लास्ट लेक्चर में सीखा था द रिलेशन बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है, एंड उसके डिफ्रेंशिएशन को हमने प्रॉपर क्लियर किया था। आज जैसे हम बात करते हैं जब अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग में का जो पहला स्टेज है आपका क्या है? बुक कीपिंग। अच्छा, आज का लेक्चर नंबर कितना होगा बेटा? बुक कीपिंग। और हमने बोला था कि बुक कीपिंग में 3 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट? पहला है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट? ट्रांजैक्शंस। दूसरा एलिमेंट है क्लासिफिकेशन। और तीसरा एलिमेंट है समराइजिंग। कोई दिक्कत नहीं है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जो करते हैं, कहाँ करते हैं बेटा? जर्नल में। क्लासिफिकेशन कहाँ करते हैं? और समराइजिंग कहाँ करते हैं? ट्रायल बैलेंस में। शुरुआत के क्लासेस लगभग 3-4 महीने तक, 3 महीने तक कह सकते हैं, आप लोग को यहाँ तक आने में लगेंगे। बुक कीपिंग, मतलब बुक कीपिंग को प्रॉपर सीखना है क्लास 11th में। तो बुक कीपिंग में हमने देखा कि 3 एलिमेंट बुक कीपिंग का होता है, जर्नल, लेजर और, मतलब ये क्लरिकल वर्क है। जर्नल रेगुलर काम करना है, रेगुलर जो ट्रांजेक्शन्स हो रहा है उसको रेगुलर काम करना है। लेजर जो क्लासीफाई, ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग इन द सेंस कि परचेज कितना, उसके लिए परचेज अकाउंट में जाएंगे। सेल्स कितना, उसके लिए सेल्स अकाउंट में। कैश कितना है, बैंक कितना है, डेटर कितना है, क्रेडिटर कितना है। कोई दिक्कत नहीं है। हमने डेटर का मीनिंग बताया होगा। डेटर मतलब क्या होता है? द कस्टमर हु, द पर्सन हु बाय गुड्स ऑन क्रेडिट। एंड क्रेडिटर क्या होता है? द पर्सन हु ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये कि जब ये डबल एंट्री बुक कीपिंग करते हैं, तो बुक कीपिंग कहीं ना कहीं किसी कॉन्सेप्ट पे बेस हो ना। बुक कीपिंग किसी कॉन्सेप्ट पे बेस होता है। जैसे अकाउंट्स की क्लास में जब हम अकाउंटिंग सीखेंगे तो हमने बताया था कि अकाउंटिंग करना लॉ नहीं होता है, लॉ अलग होता है। अकाउंटिंग एक कॉन्सेप्ट्स होता है। अकाउंटिंग क्या होता है? कॉन्सेप्ट्स, एक मेथड्स होता है जिसको फॉलो करते हैं। तो अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स, जिस कॉन्सेप्ट्स का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? ये होता क्या है? किसने इन्वेंट किया इस सिस्टम को? इसमें क्या करने होते हैं? इसके बारे में आज समझना है, ध्यान रखिएगा। जैसे डबल एंट्री सिस्टम में ध्यान रखिएगा, इसको इन्वेंट करने वाला जो था वो इटली का था। इटली, रोम। इटली जानते हैं ना, यूरोपियन कंट्री में से एक है ना। और जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंशन किया उन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। फादर ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग करने के सिस्टम को उन्होंने ही बनाया था। तो सवाल है कि डबल एंट्री सिस्टम आया कब? इट वॉज इन्वेंटेड इन 1494। 1494। बहुत सारे बच्चे 1994 कर देते हैं। कब डबल एंट्री सिस्टम इन्वेंट हुआ? 1494 में।
इन्वेंटेड बाय लूका पासियोली। यानी डबल एंट्री सिस्टम को कौन इन्वेंट किया था? लूका पासियोली। डबल एंट्री सिस्टम को इन्वेंट करने वाले का नाम क्या था? लूका पासियोली। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ क्लास 11th का जब एग्जाम देने जाइएगा ना किताब एग्जाम हॉल में, तो आपको पूछेगा हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग? लूका पासियोली इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। व्हेन द डबल एंट्री सिस्टम वाज इन्वेंटेड in 1494, the concepts of double entry system was invented और invented in, कहाँ इन्वेंट हुआ? इटली में इन्वेंट हुआ था। कहाँ इन्वेंट हुआ बेटा? इटली। तो यू हैव टू रिमेंबर 3 वर्ड। 1494 is the year of invention of double entry system. Luca Pacioli was the inventor of double entry system, and Italy the place where double entry system was invented. अब इसी इन्वेंशन को वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया। वर्ल्ड ने क्या किया? रिकॉग्नाइज किया। शुरुआत में तो उन्होंने अपना ये इन्वेंशन कर दिया, बट धीरे धीरे वो अडॉप्ट कर लिया गया। जैसे ना कोई सिस्टम को किसी ने डेवलप किया, बाद में उसको अडॉप्ट कर लेते कि हाँ ये सिस्टम है, इसको अडॉप्ट कर लेना है। अब सवाल है कि सर डबल सिस्टम को अगर ये इन्वेंट किए तो क्या इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स या कोई ऐसी घटना हुई होगी तब ना? ऐसा तो कि रात सोए हुए हैं, रात में आया कि कोई मतलब गॉड ने कि जाओ तुम डबल एंट्री सिस्टम इन्वेंट कर दो, ऐसा हुआ होगा? ऐसा नहीं हुआ होगा। कोई भी सिस्टम जब आता है ना, कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उसके पीछे कोई भी सॉल्यूशन जब आता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा प्रॉब्लम या कॉज एंड इफेक्ट रहते हैं। लाइट का आविष्कार किसने किया? उनके बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? स्कूल में बताया गया होगा, बताइए। जो जानते हैं बताइए, क्या जानते हैं इनके बारे में, थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बताइए। नहीं था, फिर क्या हुआ? ठीक है, और उन्होंने एक बार किया, इन्वेंट हो गया। मल्टी टाइम्स ऑफ फेलियर्स। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितना फेल कर मतलब कोई फेल करता है ना, हर फेल में एक स्टेप पास का एलिमेंट रहता है, नहीं फेल की रेशियो कम जाती है। मेरी बात समझते हैं ना? जैसे अगर कोई फेल किया तो जितना मतलब कि फेल का दायरा बहुत ज़्यादा था, नेक्स्ट टाइम अगर उसी को अटेम्प्ट करेंगे तो फेल का दायरा क्या हो जाएगा? कम जाएगा, रेशियो कम जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो रेशियो 0 हो जाएगा और हम पास कर जाएंगे। हर चीज़ में ऐसा ही होता है। कोई CA करता है, कोई UPSC करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई किसी का इन्वेंशन करता है, कोई भी काम करता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम एक बार कोई काम करते हैं तो शायद हो सकता है कि उसको अचीव करने में हम 90% फेल हो गए, 10% ही पास हो गए। फिर उसी काम को फिर हम करेंगे तो हम 90% से ज़्यादा फेल होंगे कि 90% कम फेल होंगे? कम जाएगा ना रेशियो हमारा, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, सीखते जा रहे हैं। तो यही बात हुआ। तो लूका पासियोली के बारे में बताते हैं। अब गर्मी अब नहीं लग रही है आप लोगों को? फैन ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना? तो फैन ऑफ कर दीजिए बेटा। तो लूका पासियोली के साथ क्या बात हुआ कि वो एक छोटे मोटे बिजनेसमैन थे। बस छोटे मोटे क्या थे? बंद करिए, F3 बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए उसको, F3 बंद कर दीजिए। कर दिए है ना? छोड़ दीजिए, बैठ जाइए, आप शांति से बैठेगा, आवाज़ नहीं निकालिएगा। तो छोटे मोटे वो बिजनेसमैन थे। अब ये बिजनेसमैन किस चीज़ के थे? ये जनरली जो बिजनेस करते थे मवेशी का। मवेशी समझते हैं ना, मतलब मवेशी है ना, तो उनका अपना एक शेड था, खटाल था। तो समटाइम होता क्या था ना कि जब वो ये सब करते थे ना, जैसे कहीं ले जाना उसको चराने के लिए, मतलब खिलाने के लिए घास वगैरह सब, फिर उसको लाना है, फिर उसके बाद जो मतलब मवेशी से दूध वगैरह होते थे वो उनको बेचा करते थे, क्योंकि खुद सेल्फ कंजम्पशन नहीं कर पाते, क्योंकि ज़्यादा मवेशी था उसके पास। यह छोटा मोटा एक व्यापार था। अब होता क्या था कि व्यापार का एक काम होता है कि भैया हिसाब रखना। क्या रखना? हिसाब रखना। तो जनरली वो एक छोटे से अपना डायरी रखते थे कि जिनके यहाँ महीना का खाता होता चलता था, वो अपना लिखते थे कि ये डायरी पे अपना लिखे जा रहे हैं। जनरली देखते होंगे कि जो स्ट्रीट वेंडर या लोकल वेंडर होता है वो यही काम करता है कि भैया छोटा मोटा हिसाब अपने डायरी में रखता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब जो काम वो करते थे, ये जो एंट्री करते थे, जो भी रिकॉर्डिंग करते, वो सिंगल एंट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंगल एंट्री, यानी अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट। कंप्लीट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक समय क्या हुआ, जब बाद में ना वो अपना हिसाब की साल का अंत हो गया, अब हम प्रॉफिट कितना बना है वो
पता नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी देखिएगा कि अगर हम स्ट्रीट वेंडर से बोलेगा कि भैया आप एक साल का कितना प्रॉफिट है, कितना कैपिटल इस साल हो गया, वो बोलेगा भाई सब ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये प्रॉब्लम लुका पासियोली के साथ भी हुआ। अब ध्यान रखिएगा, कोई किसी के साथ प्रॉब्लम होता है ना, तो वो इंसान दो में से कोई एक डिसीजन लेता है। या तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं या उससे भाग जाते हैं। यही ना होता है हमारे लाइफ में, आपके लाइफ में भी। जब कोई ऐसी घटना होती है तो उस घटना या प्रॉब्लम्स को आप क्या करते हैं, उसके सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उस प्रॉब्लम से लड़ते हैं, सर्वाइव करते हैं, उसके सॉल्यूशन को ढूंढ लेते हैं। और नहीं तो क्या होता है कि आप उसे भाग जाते हैं। तो यहाँ बात होती है कि जब लुका पासियोली के साथ ये प्रॉब्लम हुआ, किस चीज़ का, सिंगल एंट्री का, कितना कैपिटल वो पता नहीं चल पा रहा है, कितना प्रॉफिट है वो पता नहीं चल पा रहा है, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, क्योंकि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे हमको ये पता कर सके। धीरे धीरे उन्होंने एक सिस्टम को फॉलो किया कि अगर मैं कहीं से पैसा ले रहा हूँ तो कोई ना कोई क्या कर रहा है, ए बुआ एक साथ बात नहीं करो, मोबाइल हटाओ, पहले मोबाइल हटाओ एकदम। कि उन्होंने ये देखा कि भैया अगर मैं पैसा ले रहा हूं तो कोई ना कोई पैसा दे रहा होगा, अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो कोई ना कोई क्या कर रहा होगा, सेल कर रहा होगा। मैं अगर बैंक में जमा कर रहा हूं तो मेरा बैंक में पैसा बढ़ रहा होगा, मेरा पैसा कहां से घट रहा होगा। यानी कोई भी चीज का डबल इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है बेटा, डबल इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे मान लो कि किसी को हमने सामान बेचा, जैसे मान लो कि ये सामान है, ये क्या है बेटा, सामान है। अब हमने वो सोच रहे, देखो ये सब चीज सोचा जा रहा है। जितना हम मेंटल वर्क करेंगे, जितना सोचेंगे ना, उतने सॉल्यूशन निकलते चले जाएंगे। सारा सॉल्यूशन कौन निकाल रहा है, माइंड निकला। आज देखो कितना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है ना, आज एआई आ गया ना, हर चीज़ में एआई, आपके कंप्यूटर में एआई, आपके काम में एआई, हर चीज़ में एआई। आप एआई का यूज करके आप बेस्ट से बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। जहां आप कहीं प्रॉब्लम में फंसे हुए, कि उस एआई को पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बट उस एआई को बनाने वाला कौन होगा, कौन, किसने बनाया ना, किसी ब्रेन नहीं बनाया है। आज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, सैमसंग, डिफेंस में देखिए, चाहे ड्रोन कोई बना रहा है, मतलब कि ह्यूमन लेस, मतलब नहीं होता है कि एयरक्राफ्ट सब बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें, सबमरीन बन रहा है। इतने टेक्नोलॉजी कैसे हो रहा है, सब किसने, कहीं ना कहीं किसी कोई माइंड वर्क कर रहा है इसके पीछे। बिना माइंड के वर्क किए कोई काम हो पाएगा। तो हमारा माइंड, आपका माइंड, सबका माइंड में ध्यान रखिएगा, ये पूरा ब्रह्मांड का नॉलेज हो सकता है, बट आपको उससे एक्सरसाइज करना है, उस पर काम करना है। अब उस पर काम करना है क्योंकि उस पर डेवलप करना है। तो हमें हमेशा अपने माइंड पे ना एक एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, क्या हम सीख रहे हैं, क्या हम एक्स्ट्रा सीख रहे हैं। अब देखो, जो सीखने वाला होता है, जो माइंड को चलाता है, वो आगे बढ़ जाता है। एलन मस्क का नाम सुने ना, एलन मस्क अपने जीवन में एक चीज़ को अडॉप्ट किया था जिसके कारण सबको बुरा लगता था, लेकिन आज वही चीज़ उसको आगे निकाल दिया, आगे बढ़ा दिया। वो है नो। नो मतलब नो। किसी ने बोला चलो मेरे साथ समय दो, नहीं जाएंगे, तुम्हारे समय देंगे, मैं समय बर्बाद होगा, हम अपना समय अपने में लगाएंगे। मेरी बात समझ में, सेल्फ डेवलपमेंट। तो सवाल यहाँ है कि जब लुका पासियोली ने यहाँ पर माइंड का मतलब कि डेवलपमेंट किया, कि क्या सोचने की शक्ति बढ़ाया, कि अगर मैं ये सामान बेच रहा हूँ, अगर ये बेच रहा हूँ, चलिए कोई आ जाओ, वैभव नाम है ना, काफ़ी नाम, सॉरी, एक मैं उधर रहा तो, ये 500 रुपीज़ है, इसको पकड़ो। अब एक कस्टमर आ रहा है, आ जाए बेटा। अब ये कस्टमर आ रहे हैं, हमारे पास आए, इन्होंने हमसे कॉपी खरीदा एंड हमको इन्होंने क्या दिया, पैसा दे दिया। ये एक ही ट्रांजैक्शन है, वेयर आई एम सेलिंग द गुड्स, गो, नो हो गया, जाओ। तो यहां पर बात ये आ रही है कि एक ही ट्रांजैक्शन, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो एक ट्रांजैक्शन हुआ जिसको हम बोल सकते हैं सेल्स, गुड सोल्ड टू अभिनव, या गुड सोल्ड टू कस्टमर ऑन कैश में हमने सामान बेचा। बोलो हाँ है ना, आपको समझ आ रहा है, पलक आपको समझ आ रहा है बेटा, नहीं समझा बोलिएगा बेटा ना। तो हमने अभिनव को कैश में 500 में हमने गुड्स बेच दिया, वो अलग ध्यान रखिएगा, नो चेंज उंज का बात, 500 बेचा। तो मुझे बताओ, मेरे पास से क्या कुछ सामान गया, एक सामान गया तो उसके एक्सचेंज में मुझे पैसे मिले।
आपने कंसिडरेशन का मतलब यही समझा था, याद है? बताओ तो बताओ सानवी, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? रिटर्न मिलना, समथिंग इन, तो इन रिटर्न मुझे 500 मिला, इन रिटर्न ही टेक गुड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये कि ये एक ही ट्रांजैक्शन है मेरे लिए, दो ट्रांजैक्शन नहीं है, बट इसके दो इम्पैक्ट पड़ेंगे। सर दो इम्पैक्ट कैसे? अरे दो इम्पैक्ट ना, एक इम्पैक्ट की सामान चला गया तुम्हारा, एक इम्पैक्ट क्या हुआ, सामान चला गया तुम्हारा, सामान बेचा, सेल किया तुमने, क्या किया? और दूसरा कि इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स सोल्ड यू रिसीव द कैश, यानी कैश मुझे आया, यानी दो अकाउंट्स बन रहे हैं यहाँ पे, एक सेल्स का अकाउंट बनने वाला है। क्या अकाउंट बनने वाला है? क्योंकि हमने सेल किया, परचेज हमने नहीं किया, वो परचेज किया। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, मैंने सेल किया तो एक सेल अकाउंट बन रहा है, और मैंने उस सेल की जगह क्या लिया? तो कैश अकाउंट, यानी दो अकाउंटिंग हेड बन गए एक ही ट्रांजेक्शन में, डबल इंपैक्ट, डबल एंट्री सिस्टम। आपको समझना पड़ेगा। अब पता है कभी कभी होता है क्या, बच्चा ग्रेजुएशन तक कर लेता है लेकिन डबल एंट्री सिस्टम मतलब नहीं समझता है कि होता क्या है। और यही तो हो रहा है कि एक ही ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट सेट पड़ गए, एक जगह सेल्स पे इंपैक्ट पड़ गया, सेल्स अकाउंट हो गया, एक जगह कैश इंपैक्ट, क्योंकि हमने कितना पूरे साल भर में सेल किया उसके लिए सेल्स अकाउंट में जाना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? तो अभिनव को सेल किया, रवि को सेल किया, सांभवी को सेल किया, स्नेहा को सेल किया, जो भी सेल किया, तो सारा सेल्स अकाउंट जाकर सेल्स पता चल जाएगा। बोलो हाँ है ना? अब किसी को उधार बेचा, किसी को नगद बेचा, तो उधार के लिए डेटर अकाउंट में जाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने जिसको उधार बेचा वो मेरे डेटर होता है। और कैश बेचा तो कैश अकाउंट में जाना पड़ेगा। नहीं, एक ही ट्रांजेक्शन के कितने इंपैक्ट पड़े बेटा? दो, मिनिमम दो इंपैक्ट। सर मिनिमम? हाँ मिनिमम, दो से ज़्यादा हो सकता है। सर थोड़ा सा फिर से समझाइए, दो से ज़्यादा कैसे हो सकता है? दो से ज़्यादा कैसे हो सकता है? फिर से समझाते हैं। अभिनव कम टेक 500, वेट हियर, दिस गुड्स वैल्यू इज 600 रुपीज। इसकी वैल्यू कितनी है? अभिनव कम, चलो भरपाई कर लो। ओके, अभिनव क्या कितने का सामान खरीद रहा है? अभिनव 500 ही है। बोलो कल नहीं, कल नहीं, कुछ दिन बाद आपको 100 मिल जाएगा। बोलो एक दिन बाद दे देंगे, 2 दिन ठीक है। तो मैं अभिनव से फ्यूचर में कितना पैसा और रिकवर करूंगा? गो। अब मेरे बात मुझे बताइए, यहाँ पर दो, एक ही ट्रांजैक्शन हुआ, गुड्स सोल्ड टू अभिनव, बट गुड्स सोल्ड टू अभिनव में गुड्स की वैल्यू कितनी है? 600 है, यानी सेल्स अकाउंट जल बनेगा 600 रुपए का। कितने का? समझ रहे ना कितने का बनेगा? और मुझे अभिनव ने कितना कैश दिया? तो कैश अकाउंट बनेगा 500 का। तो सर 100 रुपया कहाँ गया? डेटर, कोई बोला है अभी डेटर? अभिनव इज माई डेटर, अभिनव इज माई फॉर हाउ मच मनी? 100. I have right to receive 100 from Abhinav in future. It's called he is the debtor to me. तो यहाँ पर 3 अकाउंटिंग हेड बन गया। अरे 3 अकाउंटिंग हेड, एकदम 3 अकाउंटिंग हेड। एक बन गया सेल्स अकाउंट, एक क्या बन गया बेटा? एक बन गया कैश अकाउंट, क्या बन गया? एक बन गया डेटर अकाउंट जिसमें अभिनव अकाउंट। यानी 1 ट्रांजेक्शन 3 इम्पैक्ट। तो हमने जस्ट बोला कि कोई भी ट्रांजेक्शन का कम से कम, मिनिमम, मैक्सिमम हो सकता है। मिनिमम कितना हेड बनेगा? 2। यही है डबल एंट्री सिस्टम। लुका पासोली इस निष्कर्ष पे आ गए, अरे भाई समझ में आ गया, डबल एंट्री यही होता है। आप भी लुका पासोली बनिए, घर पे जाइए, सोचिए कि क्या होता है डबल एंट्री। मम्मी कोई सामान खरीद के लाई, मम्मी अब इसका डबल एंट्री हमको बनाने दो। अरे भाई मम्मी तुम मसाला खरीदी, सामान खरीदे, चलो ठीक है, तुम पैसा दे के आई हो? नहीं पैसा तो नहीं दिया। ठीक है मम्मी, तो पैसा नहीं दिया तो तुम डेटर बन गई है ना, या वो तुम्हारे लिए क्रेडिटर बन गया और गुड्स अकाउंट बन गया, या सेल्स या परचेज अकाउंट तुमने खरीदा तो परचेज अकाउंट। दैट्स वाई आई एम टेलिंग दैट वन ट्रांजेक्शन हैव एट लीस्ट विच हाउ मेनी इम्पैक्ट्स? 2, एट लीस्ट 2 इम्पैक्ट्स। एटलीस्ट मतलब इससे कम नहीं, एक तो हो ही नहीं सकता। यानी एक ट्रांजेक्शन कम से कम कितने अकाउंटिंग हेड बनेंगे? 2 अकाउंटिंग हेड, 2 से ज़्यादा बन सकते हैं। सर अब 2 अकाउंटिंग हेड बनेगा तो उसमें दोनों का साइड सेम रहेगा? नहीं, साइड अलग अलग। एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। यही तो ABCD है, डेबिट एंड क्रेडिट। अब पूरा अकाउंट्स जो है ना, पूरा अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट पे ही बेस है। अब डेबिट क्रेडिट पे हम चौथे लेक्चर में आ चुके हैं। 1 से नहीं, पहले हमने इंट्रो करवाया। इंट्रो करवाने के बाद बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है वो बताया। फिर ट्रांजैक्शन थोड़ा सा बताया कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, फिर इवेंट्स बताया। एंड देन वी आर हेयर द
we are here to study about the double entry system. The double entry system invented in 1494, invented by Luca Pacioli, invented in Italy. यानी प्लेस ऑफ इन्वेंशन इटली हो गया, ईयर ऑफ इन्वेंशन 1494 हो गया, पर्सन ऑफ इन्वेंटर या इन्वेंटर कौन हो गया, लुका, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, एंड ही इज द पर्सन हु इन्वेंट द डबल एंट्री सिस्टम में डबल डेबिट एंड क्रेडिट। यही सब खेला करना है, डेबिट क्रेडिट। अभी तक डेबिट क्रेडिट सुने हुए कहीं बाहर से, तुम लोग डेबिट क्रेडिट सीखोगे, डेबिट क्रेडिट सीखोगे, ऐसा कुछ, तो डेबिट क्रेडिट हम लोग को सीखना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो डबल एंट्री सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पहले इतना थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर इसको हम लोग एक्सप्लेन थोड़ा सा और करेंगे, ठीक है ना। डबल एंट्री सिस्टम, दिस सिस्टम tells us that every transaction and events has its at least two equal impacts, that is debit and क्रेडिट। डेबिट को शॉर्ट में डीआर से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर से। और डेबिट का जो डेबिट आया है डेबिटो वर्ड से बना है, और क्रेडिट जो बना है वो क्रेडिटो वर्ड से बना है। एटलीस्ट टू अकाउंटिंग हेड will be created on every transaction or events हो गया। चलो हटा रहे। हो गया बेटा। हाँ, तो कहीं ना कहीं जैसे देखो डेबिट को शॉर्ट में डीआर, जैसे अकाउंट्स की भाषा में डीआर लिखा रहे तो उसको क्या बोलेंगे, डेबिट। डॉक्टर नहीं बोलिएगा। सीआर लिखा रहे तो क्या बोलेंगे, बट इसका यहाँ क्रेडिट का मतलब उधार नहीं होगा, बहुत सारे मतलब होंगे,
ठीक है ना। गुड्स परचेज और सोल्ड के समय में अगर क्रेडिट लिखा रहेगा तो उसको उधार मानेंगे। वैसे क्रेडिट जो है सिर्फ क्रेडिट उधार के लिए यूज़ नहीं होता है, कुछ और भी ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जाएगा। डेबिट एक वर्ड से बना जिसका नाम क्या है, डेबिटो, एंड क्रेडिट का ओरिजिनल नेम क्या है, क्रेडिटो। कोई दिक्कत नहीं है। तो एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 अकाउंटिंग हेड विल बी क्रिएटेड ऑन एवरी ट्रांजेक्शन और इवेंट्स। आगे इसी को कंटिन्यू करेगा, इसी में कंटिन्यू करेंगे। दैट इज डेबिट एंड credit. If one accounting head is a debit, then other accounting head will be क्रेडिट। कोई दिक्कत नहीं है। एंड बोथ डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी व्हाट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब ध्यान रहेगा तो फिर हमेशा गलती होने की चांस रहेगी। डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होगा बेटा, इक्वल होगा, ऑलवेज। क्या दिक्कत बेटा, चले आगे। जैसे देखो कि मान लो कि यहाँ पर कोई सोल ट्रेडर है। कौन है बेटा, सोल ट्रेडर। और सोल ट्रेडर क्या किया है, यहाँ पर किसी कस्टमर को गुड्स सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड ऑन कैश ऑफ ₹500। जैसे कि हमने एग्जांपल डिस्कस किया था कि सोल ट्रेडर ने एक कस्टमर को 500 रुपये का क्या बेचा, सामान बेचा। क्या बेचा बेटा, गुड्स का मतलब सामान होता है। सर गुड्स का मतलब सामान, तो सामान क्या, जिसका हम ट्रेड करते हैं वो हमारा गुड्स है। जिसका हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, वो हमारे लिए क्या है, गुड्स है। हमें समझना पड़ेगा कि गुड्स क्या होता है, एसेट्स क्या होता है। गुड्स एंड एसेट्स बोथ आर फिजिकल इन नेचर, टैंजिबल इन नेचर, बट द मीनिंग एंड नेचर बोथ आर डिफरेंट। Goods means the article, things or commodity. Goods means the article, things or commodity where a businessman purchase for resale. Where a businessman purchase for resale is called goods. जिसका हम ट्रेड करते हैं। जैसे मान लो फर्नीचर शोरूम में फर्नीचर है, बेचने के लिए फर्नीचर है, तो फर्नीचर इज व्हाट, गुड्स, बिकॉज उसने खरीदा क्यों, बेचने के लिए, तो वो गुड्स हो गया। बट देखो इस कोचिंग में ना, एकेडमी ऑफ कॉमर्स में भी फर्नीचर, ये बेंच जैसा फर्नीचर है, क्या है बेटा, बट ये हमारे लिए गुड्स नहीं कहलाएगा, ये हमारे लिए एसेट्स कहलाएगा, बिकॉज आई या वी आर कोचिंग परचेज दिस फर्नीचर फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस। जिसका हम रेगुलर यूज के लिए कोई चीज़ खरीदते हैं ना, वो हमारे लिए गुड्स नहीं होगा, एसेट्स होगा। द डिफरेंसेस बिटवीन एसेट्स एंड गुड्स एकदम ईजी है। कार शोरूम में जितने भी कार्स है बेचने के लिए, कार शोरूम में जितने भी कार्स हैं बेचने के लिए, वो क्या कहलाएंगे, गुड्स कहलाएंगे। बट उस कार शोरूम का जो मालिक है, जिस कार पे वो आता और जाता है, रेगुलर यूज करता है,
वो उस कार शोरूम के मालिक के लिए गुड्स नहीं है, वो एसेट्स है। क्या है बेटा? एसेट्स है। तो देयर डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड एसेट्स। जिसका हम ट्रेड करते हैं वो क्या है? गुड्स है। जिसको हम रेगुलर यूज करेंगे वो क्या है? एसेट्स है। अब सब लोग बोलेगा द बिजनेसमैन हु परचेज any article, commodity, things for resale is called goods. The businessman purchase any tangible or physical article or things for regular use for long term purposes is called assets. इस कोचिंग में जो एसी है वो क्या है? एसेट्स ही गुड एसेट्स है। बट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जो एसी है बेचने के लिए क्या है? गुड्स है। बट उस इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जो एसी इंस्टॉल्ड है वो क्या है? एसेट्स है। कंप्यूटर के दुकान पे जो कंप्यूटर बेचने के लिए क्या है? और कंप्यूटर, एक कंप्यूटर जिस पे हम ये टाइपिंग करते हैं वो क्या है? एसेट्स है। कार शोरूम में जो कार बेचने के लिए गुड्स, जिस कार पे मालिक चलता है एसेट्स। कपड़े की दुकान में कपड़ा जो है बेचने के लिए, और कपड़ा का पर्दा लगा हुआ वो फर्नीचर शोरूम में जो फर्नीचर बेचने के लिए, अब एक फर्नीचर सोफा रखे कस्टमर को बैठने के लिए वो एसेट्स। सारा फर्नीचर एक गुड्स हो जाएगा ऐसा नहीं है। फर्नीचर के शॉप में एक फर्नीचर ऐसा है जिस पे कस्टमर आकर बैठते हैं, मतलब सोफा वगैरह हो गया है ना, तो वो तो आप ऑफिस में लगाए हुए सोफा बैठने के लिए कस्टमर सब के लिए, तो दैट इज योर व्हाट? अब उसी को थोड़ी बेच दीजिएगा, है ना, नहीं कर सकते ना। तो आपने समझ गया ना गुड्स क्या होता है, एसेट्स क्या होता है। अब यहाँ पर हमने वर्ड लिखा गुड्स सोल्ड फॉर कैश ऑफ ₹500। अब सोल्ड ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, POV मतलब पॉइंट ऑफ, वो अपना क्या करेगा? अकाउंटिंग बनाए करेगा ना। क्या करेगा बेटा? तो अकाउंटिंग करने के लिए क्या बनाएगा? अकाउंटिंग हेड। कौन सा अकाउंट बनेगा मुझे बताइए? क्या क्या अकाउंटिंग हेड बनेगा? 2 बनेगा ना। अभी हमने अभिनव के केस में लिया था, क्या हेड बनेगा? क्या क्या हुआ उसको? क्या बना? अभी बनाओ, बताओ। सेल ट्रेडर क्या किया है? क्या किया? वो परचेज नहीं किया, वो सोल्ड किया है। तो कौन सा अकाउंट बनाएगा? वो एक सेल्स अकाउंट बनाएगा। अब मुझे बताइए इन कंसिडरेशन इसको क्या पैसा मिला है? तो एक क्या कैश मिला ना, तो क्या बनेगा? एक अब देखो 2 अकाउंटिंग बन गया। अब एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा जब हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ेंगे तो सीखेंगे। हियर आपको जरूरत नहीं है कि क्या डेबिट, लेकिन हाँ एक डेबिट होगा और एक क्या होगा? क्रेडिट होगा। डबल इम्पैक्ट यही हुआ, एक ही ट्रांजेक्शन हुआ उसका 2 इम्पैक्ट पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार और एक चीज़ देखिए, जैसे मान लो यहाँ पर सोल्ड ट्रेडर है, इसका बैंक में बैंक अकाउंट है, हो सकता है बेटा। मान लो SBI में क्या है? बैंक अकाउंट है। यहाँ ये ना 10,000 रुपया कैश डिपॉजिट किया। कैश क्या किया? तो ये बैंक जो बिजनेसमैन है, हमको फिर बिजनेसमैन का पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ना है। क्या पकड़ना है? बिजनेसमैन का पॉइंट ऑफ, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 10,000 रुपये कैश बैंक में जमा कर रहा है तो फिर ये 2 अकाउंटिंग हेड इसका फिर यहाँ बनेगा। बता सकते कोई 2 अकाउंटिंग हेड क्या बनेगा? ये क्या जमा किया है? तो कैश गया होगा ना, इसका बिजनेस से कैश गया होगा, तो एक अकाउंटिंग हेड क्या बनेगा? और कहाँ जमा कर रहे हैं आप? तो एक अकाउंटिंग हेड क्या बनेगा? समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द कॉन्सेप्ट्स। फिर एक और सिचुएशन देखिए, मान लो ये बिजनेसमैन है और यहाँ पर एक मान लो एम्प्लॉय है। कौन है बेटा? वो आपके यहाँ जॉब करता है। क्या करता है? एम्प्लॉयज नहीं, एम्प्लॉय जॉब करता है। आप इसको सैलरी पेड किए। क्या पेड कर दिए? सैलरी पेड किए। मान लो 2,000 रुपया पेड किए। कितना पेड किए? अब फिर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 अकाउंटिंग हेड क्या क्या बनेगा बता दीजिए? सैलरी अकाउंट और पैसा दिए ना, कैश गया ना, कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। अब वही अगर हम उसको UPI कर देते, क्या करते? UPI समझते ना? सामने भी UPI का फुल फॉर्म बताओ, बताए हुए हैं। चलिए आराध्या बताइए, क्या ना सॉरी तुम्हारा नाम क्या है? आराध्या? अनुराधा? अनुराधा तो ये है। आप बताओ आराध्या, UPI का फुल फॉर्म बताए होंगे शायद, नहीं बताए थे? अच्छा आपसे पहले बताए थे। अनुराधा बताइए। एनीवन?
वेरी गुड, यूनिफाइड पेमेंट, डोंट यूज मोबाइल, डोंट यूज मोबाइल, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। ऐसे पूरे पेमेंट का एक कॉर्पोरेशन, एक बॉडी, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं एनपीसीआई, ठीक है ना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम यूपीआई करते हैं तो पैसा कैश में, कैश से मेरा निकलता, बिजनेस से कैश निकलता कि बैंक से निकलता? तो कैश अकाउंट नहीं बनता, तब क्या बन जाता? बैंक अकाउंट। कोई ट्रांजेक्शन, देखो ध्यान से, कोई ट्रांजेक्शन जिस पे वो इम्पैक्ट डाले उसका हेड बनाओ। एनी ट्रांजेक्शन जिस पे आपको लगता है, जैसे मान लो कि हमने चेक दिया, अच्छा चेक दिया, बैंक पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बैंक अकाउंट बना दो। समझ में आ रही ना? मुझे किसी ने चेक दिया, वो चेक हम जमा करने जाएंगे कहाँ? तो बैंक पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना, चाहे वो घटेगा या बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट बना दो। सैलरी हमने दिया तो सैलरी अकाउंट, रेंट दिया तो रेंट अकाउंट, वेजेस दिया तो रिपेयर करवाया तो रिपेयर अकाउंट, मशीन खरीदा तो मशीन अकाउंट, गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट। सर गुड्स के केस में गुड्स खरीदेंगे तो परचेज लिखिएगा, गुड्स सेल करेंगे तो सेल्स लिखिएगा। उसके अलावा एसेट्स कोई भी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, एसेट्स का नाम लिखेंगे। समझ में आ रही है ना बेटा? तो एवरी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स हैज एटलीस्ट 2 इम्पैक्ट, दैट इज डेबिट एंड, और मिनिमम 2 अकाउंटिंग हेड विल बी क्रिएटेड, मिनिमम 2 अकाउंटिंग हेड विल बी क्रिएटेड। एक अकाउंटिंग हेड डेबिट बनेगा तो दूसरा अकाउंटिंग हेड क्या बनेगा? क्रिएट बनेगा, जो हमने यहाँ पर कुछ क्रिएट करके बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको इतना ही लिखना है, ये लिख लीजिए। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर, मतलब इस इंट्रो में इतना ही था, एक पढ़ेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, अकाउंटिंग टर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अकाउंटिंग टर्म्स होता है कि ये मीनिंग क्या होता है, जैसे गुड्स क्या होते हैं, हमने अभी गुड्स को बताया, अभी लिखवाया नहीं है, ठीक है ना। परचेज, सेल्स, एसेट्स, डेटर, क्रेडिटर, लाइबिलिटीज, एसेट्स, कैपिटल, ये सारे चीज़ हमको सीखने हैं अगले वाले कॉन्सेप्ट में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ध्यान रखिएगा, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का मतलब हो गया कि जहां आप सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट्स को बना रहे हैं बेस। कॉन्सेप्ट क्या बना रहे हैं बेटा? बेस। दिस इज द कॉन्सेप्ट यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू फ्रिक्वेंटली स्टडी एट होम। क्या आप लोग रिवाइज कर रहे हैं? आप लोग ना नहीं कर रहे हैं ना? करिए करिए, जल्दी करिए, इसको लिख लीजिए।